Hello everyone. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English which is the banyan tree. banyan tree आप जानते हैं नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में आप बरगद का पेड़ कहते हैं. स्टोरी जो है आपकी वो banyan ट्री के आसपास जो एक्टिविटीज़ हो रही है उन पर ही बेस्ड है. प्लस दो लोगों की कहानी और है इसमें, मंगूज एंड स्नेक. मंगूज नेवला और स्नेक सांप को कहते हैं. स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दी जाएंगे. काफ़ी न्यू वर्ड्स इस चैप्टर से बन सकते हैं. स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. बिफोर यू रीड, हैव यू सीन अ मंगूज? क्या आपने कभी किसी मंगूज को, किसी नेवले को देखा है? यू हैव रीड इन लेसन 9, आपने लेसन 9 में पढ़ा दैट अ मंगूज कैन फाइट विद एंड किल अ स्नेक, कि मंगूज एक स्नेक के साथ लड़ भी सकता है प्लस उसको मार भी सकता है. लुक एट द पिक्चर्स, यहाँ पर जो आपको पिक्चर्स दी हुई है उनको देखिए. एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम, और उनके साथ में जो लाइन्स हैं उनको भी पढ़िए. द फाइट ऑफ कोबरा एंड द मंगूज, नेवले की और कोबरा की जो लड़ाई है इज ए क्लासिकल ड्रामा. क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. ये जो ड्रामा है बहुत पहला पुराना ड्रामा है जो कि अक्सर देखने को मिलता है. ऑफन मतलब ज़्यादातर इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा. एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम, और इसका जो आउटकम है, जो एंड रिजल्ट है वो अक्सर सेम ही रहता है. अक्सर मंगूज जो है वही विनर निकलता है. द मंगूज इज़ नॉट इम्यून टू द वेनेमस बाइट. वेनेमस मतलब जहरीली जो बाइट है इसकी, कोबरा की, उसके अगेंस्ट जो मंगूज है वो इम्यून नहीं है, मतलब वो बच नहीं सकता अगर इसने एक बार इसको काट लिया. लेकिन इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक. जो मंगूज है ये बहुत फास्टर है, बहुत क्विकर है अपनी मूवमेंट में स्नेक से. स्नेक थोड़ा स्लो है, धीरे अटैक करता है, लेकिन ये बहुत जल्दी. लास्ट में भी हमने देखा कि इसको इसके सामने आएगा, डॉज करके फिर साइड में चला जाएगा, है ना. फिर ये इधर अटैक करेगा, उधर चला जाएगा, इसको पूरा थका देता है. ये तो बहुत क्विकर है, बहुत फास्टर है अपनी मूवमेंट में. द कोबरा अज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस. कोबरा देखिए इस तरीके से अटैक करता है, पहले एक डिफेंस का पोस्चर ले लेता है वो. एंड अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, और फिर स्वीप करके आगे को बढ़ के एक कर्व बना के स्ट्राइक करता है, अटैक करता है. बट द क्विक मूविंग मंगूज जंप आउट ऑफ रीच. लेकिन मंगूज जो कि बहुत क्विक मूविंग है वो एकदम से पीछे कूद जाएगा, साइड में उधर. इसकी मतलब रीच से, जहाँ तक इसकी पहुँच से दूर वो जंप कर जाता है. एंड कम बैक एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और फिर दूसरी दिशा से स्नेक के पास आ जाएगा. इसने यहाँ पे अटैक किया, इधर कूद गया, फिर इधर से आगे आया, फिर ये दोबारा से पोजीशन लेगा अपनी, इधर अटैक करेगा, फिर उधर डॉज करता रहता है इसको, इधर उधर काफ़ी देर तक ये चलता रहता है. दूसरी डायरेक्शन से आ जाएगा. बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, जब तक वो फिर से अपनी स्ट्राइक वाली पोजीशन में, इस पोजीशन में नहीं आता, तब तक मंगूज दूसरी साइड से आ जाता है. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक. ये जो लगातार ये जो मूवमेंट चलती रहती है, इससे जो स्नेक है बहुत टायर्ड हो जाता है, बहुत थक जाता है, और कहीं ना कहीं डिस्करेज भी हो जाता है, हिम्मत उसकी ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे. एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज, और फिर मंगूज कूद के उसके पास आता है. एंड बरी इट्स टीथ, और अपने दांत जो है वो बरी कर देता है, गाड़ देता है. इन द स्नेक्स नेक, स्नेक की गर्दन में. यूजुअली सिवरिंग मतलब होता है तोड़ना. द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रा, और इतने गहरे दांत वो जो है उसकी नेक में बरी करता है कि उसकी जो वर्टिब्रा है, गर्दन, ये जो रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स होते हैं इनको वो तोड़ देता है. ओके, समझ गए किस तरीके से ये होता है. चलिए अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. यू मस्ट हैव सीन अ banyan ट्री. banyan ट्री आप सबने देखा होगा. दिस इज अ स्टोरी अबाउट वॉट द ऑथर सॉ. ये कहानी है कि ऑथर जो है आपके राइटर, उन्होंने क्या देखा एज ए यंग बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे. व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड banyan ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. वो अपने ग्रैंडफादर के घर में पुराने banyan ट्री पर बैठे हुए थे. तब उन्होंने क्या देखा, ये कहानी उसकी है. पार्ट 1.
दो द हाउस, हालांकि जो घर है, एंड द ग्राउंड्स, और जो ज़मीन है, बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की ही है। द मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, लेकिन जो शानदार ओल्ड बैनियन ट्री है वॉज माइन, वो पुराना जो बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, वो मेरा है। चीफली बिकॉज, और मोस्टली इसीलिए, जो ग्रैंडफादर है मेरे एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, क्योंकि वो 65 के हो गए ग्रैंडफादर, वो अब उस पर चढ़ नहीं सकते, मैं चढ़ सकता हूँ, तो इसलिए वो मेरा हो गया है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, उसकी जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, वो बहुत स्प्रेडिंग है, मतलब फैली हुई है। विच हंग टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड तक, धरती तक लटकी भी हुई है। एंड टुक रूट्स अगेन, चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं, ये देखिए, ये बैनियन ट्री आपने अगर देखा है, ब्रांचेस, काफ़ी बड़ा पेड़ ये हो जाता है, ये इसकी ब्रांचेस है, और कुछ ब्रांचेस के जो पार्ट है वो नीचे की तरफ लटके होते हैं। जब ये ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं, ये आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, जब ये ग्राउंड को टच करने लगते हैं तो ये रूट्स बन जाती है नीचे, मतलब जैसे कि रूट्स है ना, नीचे तक चली जाती है, इनसे जो वाटर है या फिर मिनरल्स हैं वो भी ऊपर तक जाते हैं, मतलब रूट के सारे काम ये करती है। तो जैसे ये धरती को टच करती है तो ये रूट्स बन जाती है फिर से। इसी की ही बात ऑथर यहाँ पर कर रहा है। ओके, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, और वहाँ पर बहुत सारे पैसेज थे, रास्ते बन गए थे, घुमावदार, ट्विस्टिंग मतलब होता है घुमावदार, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस है पेड़ के ऊपर से, ऐसे जाके ऐसे ऐसे बहुत सारे रास्ते वहाँ पर नीचे ही ग्राउंड पर बन गए थे। गिव मी एंडलेस प्लेजर, जो कि मुझे बेहद प्लेजर यानी कि बेहद खुशी देते थे। अमंग देम वर स्क्विरल्स, उनके बीच में स्क्विरल्स थी, एंड स्नेल्स थी, एंड बटरफ्लाइज, तो उन रास्तों के बीच में आपको स्क्विरल, गिलहरी मिल जाएगी, स्नेल मिल जाएगी, और बटरफ्लाइज, तितलियाँ मिल जाएगी। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, जो पेड़ है वो घर से भी पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, इनफैक्ट दादाजी से भी पुराना, मतलब दादाजी से भी पहले का वो पेड़ था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, जितना पुराना देहरादून है तब का ही वो पेड़ है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस में, टहनियों में मैं खुद को छुपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, अगर आपने बरगद का पेड़ देखा, उसकी जो पत्तियां हैं वो बड़ी होती है और काफ़ी थिक होती है, तो उनके पीछे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और नीचे जो वर्ल्ड है, जो इतने मतलब दुनिया है, इसका कहने का मतलब है जो इतने सारे एनिमल्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, उन पर स्पाई कर सकता था। स्पाई बोलते हैं हम जासूसी को। ओके, तो उनके पीछे छुपकर वो सब कुछ नीचे देखता रहता था कि क्या हो रहा है। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, मेरा जो सबसे पहला दोस्त बना वहाँ पर वो था एक छोटा सा ग्रे कलर का स्क्विरल। आर्चिंग हिज बैक, जो अपनी बैक का, पीठ को आर्च की तरह यूज़ करता, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा कर लेता। एंड स्निफिंग इन टू द एयर, और हवा में कुछ सूंघता रहता था। ही सीम्ड एट फर्स्ट, पहले तो ऐसा लगता था, सीम्ड मतलब ऐसा लगा, एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। रिजेंट करना मतलब कि नाराज़ होना, किसी चीज़ को नापसंद करना, कि उसे पसंद नहीं आ रही थी जो मैंने उसकी प्राइवेसी को, वो जो प्राइवेटली अपना काम करता था एकांत में, उसकी प्राइवेसी को इन्वेड किया था, मतलब भंग कर दिया था, क्योंकि अब वो उसको देख रहा है ऊपर, तो उसकी जो वो एक्टिविटी करता है वो प्राइवेट नहीं रही। तो पहले तो ऐसा लगा कि वो उसको नापसंद कर रहा है कि मैंने उसकी जो एक्टिविटी है उन पर मैं नज़र रख रहा हूँ, उसकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा हूँ। बट व्हेन ही फाउंड, लेकिन जब उसे ये पता लगा दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, कि मैंने अपने आप को आर्म नहीं किया है, मतलब कोई हथियार नहीं है मेरे पास, विद कैटापुल्ट, कैटापुल्ट हम कहते हैं गुलेल को, या फिर एयर गन जो होती है, वो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। जब उसे ये पता लगा, ही बिकेम फ्रेंडली, वो फ्रेंडली बन गया मेरे साथ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंकिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट्स, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, और जब मैं उसके लिए बिस्किट के कुछ पीसेस या फिर केक के कुछ पीसेस लाने लगा तो वो और बोल्ड और बहादुर बन गया। एंड
वॉज सून और बहुत जल्दी ही टेकिंग मॉर्सल फ्रॉम हैंड्स, मॉर्सल हम बोलते हैं टुकड़े को, और इनके जो टुकड़े थे वो उसके हाथ से आके लेने लगा। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन जब ये रोज़ उसके लिए केक लाता, बिस्किट लाता, और उसे पता लगा कि इसके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे ये मुझे हार्म कर सकता है, तो वो फ्रेंडली हो गया और इसके हाथ से ही आके वो जो पीसेस थे उनको ले लेता था। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, और बहुत जल्दी वो मेरी पॉकेट में डेल्व कर जाता, डेल्व करना मतलब अंदर तक चला जाता, एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और जो भी उसे मिलता वो ढूंढ लेता था। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल, वो एक काफ़ी यंग, काफ़ी छोटा स्क्विरल था। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और उसके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, रिश्तेदार जो थे, प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश, वो शायद उसको बेवकूफ़ समझते थे। एंड हेडस्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, या फिर हेडस्ट्रॉन्ग है, बहुत विलफुल है, बहुत बहादुर है कि ये एक ह्यूमन पर ट्रस्ट कर रहा है। तो इसको लगता है कि वो बहुत छोटा स्क्विरल है, और शायद से उसके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो ये सोचते होंगे कि कितना बेवकूफ़ है और कितना हेडस्ट्रॉन्ग भी है, कि कितना ज़िद्दी है कि एक ह्यूमन बीइंग पर ट्रस्ट ये कर रहा है। इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में, When the banyan tree, जब banyan tree was full of small red figs, अगर आपने banyan tree देखा, उसके जो fruits है वो red कलर के छोटे छोटे figs होते हैं, तो स्प्रिंग सीजन में वो आते हैं। और तो जब उसके ऊपर बहुत सारे red figs आ गए, birds of all kind, हर तरीके की चिड़िया, would flock into its branches, उसकी branches के में आ जाती थी झुंड में। The red bottomed बुलबुल, बुलबुल जो कि नीचे से रेड थी, चेयरफुल एंड ग्रीडी, बहुत चेयरफुल मतलब बहुत खुश, बहुत हंसमुख, और ग्रीडी भी थी, लालची भी थी। पैरट्स वहाँ पर आते थे। मैना एंड क्रो स्क्वाबलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से स्क्वाबल करते रहते थे, मतलब झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि बहुत आवाज़ आती होगी, शायद से ऑथर को लगता है कि ये सब आपस में झगड़ रहे हैं। ड्यूरिंग द फिग सीजन, जो फिग सीजन होता है जिसमें कि बानियन के ऊपर फिग आते हैं, द बैनियन ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, पूरे गार्डन में बैनियन ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा शोर वाली जगह थी, क्योंकि सारे पक्षी उसके ऊपर आके बैठते थे और ची ची करते रहते थे। हाफ वे अप द ट्री, पेड़ के आधे से थोड़ा सा ऊपर, आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने एक क्रूड मतलब होता है एक रफ, बहुत मतलब सुंदर नहीं, थोड़ा सा एक रफ प्लेटफॉर्म बना लिया था। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, जहाँ पर मैं अपने आफ्टरनून स्पेंड करता था। व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब बहुत गर्मी नहीं होती थी आफ्टरनून में, तो मैं उसी के ऊपर पेड़ के आधे से ज़्यादा ऊपर जाके अपनी आफ्टरनून वहाँ पर स्पेंड करता था। आई कुड रीड देयर propping myself up against the tree with a cushion from the living room, लिविंग रूम से वो एक कुशन ले आया था और उसने उसको जो है बिछा दिया था एक ब्रांच के ऊपर, और अब वो आराम से प्रॉप अप करके, मतलब लीन उसके ऊपर लेट के पढ़ सकता था। ट्रेजर आइलैंड, हाकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल, ये कुछ बुक्स के नाम उसने दिए हुए हैं। वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी, ये कुछ उसकी बैनियन ट्री के ऊपर बुक्स रख के उसने लाइब्रेरी बना ली थी, तो ये कुछ उनमें से बुक्स हैं जो वो वहाँ पर बैठकर पढ़ता था। When I did not feel like reading, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, I could look down through the leaves, मैं पत्तियों में से नीचे देखता था, at the world below, नीचे जो वर्ल्ड है उसको, and on one particular afternoon, और एक आफ्टरनून में I had a grandstand view of that classic of Indian wilds, मुझे एक ग्रैंड स्टैंड व्यू मिल गया। ग्रैंड स्टैंड मतलब होता है बेस्ट व्यू, जहाँ से आपको चीज़ें सबसे सही दिखाई दे, ऑफ दैट क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड, और इंडिया के जो जंगली जानवर हैं उनका जो पहले से एक फाइट चली आ रही है वो देखने का मुझे एक मौका मिला। अ फाइट बिटवीन मंगूस एंड अ कोबरा, एक मंगूस और कोबरा के बीच की जो लड़ाई है वो। द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर had sent everyone including the gardener into the house. Warm breeze मतलब हवा होती है, तो जो गर्म हवा है of approaching summer,
गर्मी आने वाली है उससे पहले थोड़ी हवा गर्म होने लगी थी, उसने सभी को सेंट एवरीवन, सभी को घर के अंदर भेज दिया था, इंक्लूडिंग द गार्डनर, माली को भी इनफैक्ट। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मैं खुद भी ड्राउजी फील कर रहा था, थोड़ा सुस्त फील कर रहा था। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, और ये वंडर कर रहा था कि क्या मैं तालाब में चला जाऊं, एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज, और रामू और बफेलो भैंसों के साथ स्विम करूं। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, जब मैंने कैक्टस के, एक क्लम्प मतलब होता है झुंड जहाँ पे बहुत सारे कैक्टस हो, कैक्टस के क्लम्प से एक कोबरा को ग्लाइड करते हुए देखा। ग्लाइड मतलब बहुत आराम से बाहर वो चल के आ रहा था। एक ह्यूज कोबरा, एक बहुत बड़ा कोबरा था। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, अ मंगूज इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट अप फॉर कोबरा। एक जो मंगूज है वो इमर्ज होता है, वो भी आता है बुशेस से, झाड़ियों से निकल के, और सीधा वेंट स्ट्रेट फॉर कोबरा, कोबरा की तरफ चलने लगता है। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री के नीचे, क्लियरिंग मतलब साफ सुथरी जगह में, इन ब्राइट सनशाइन, बिल्कुल तेज धूप में, दे केम फेस टू फेस, वो बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल, कोबरा बहुत अच्छे से जानता था, दैट द ग्रे मोंगूज, कि ये जो ग्रे मोंगूज नेवला है, 3 फीट लॉन्ग, 3 फीट लंबा है, वॉज अ सुपर्ब फाइटर, और ये एक बहुत अमेजिंग फाइटर है, क्लेवर भी है, चालाक भी है, और एग्रेसिव भी है, गुस्से वाला भी है। बट द कोबरा, लेकिन जो कोबरा था, टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, वो उसको भी बहुत एक्सपीरियंस था, लड़ाई का तजुर्बेकार था, और स्किल भी थी लड़ने की उसके पास, तो वो भी स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड है, और कोबरा भी दूसरी तरफ बहुत क्लेवर और एग्रेसिव है। ही कुड मूव स्विफ्टली, वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है, स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और बिजली की स्पीड से एकदम से स्ट्राइक करता है, अटैक करता है। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, और उसके जो फैंग्स हैं, फैंग्स आगे के 2 दांत होते हैं स्नेक के, जिनके थ्रू पॉइजन आपकी बॉडी में जाता है, तो फैंग्स के पीछे सैक्स मतलब एक बैग है जो कि वेनम से भरा हुआ है, फुल ऑफ डेडली वेनम, पॉइजन, जहर से वो भरा हुआ है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, और ये चैम्पियंस के बीच में बैटल होने वाली थी। हिसिंग डेफियंस, डेफियंस करना मतलब होता है ललकारना, किसी को चुनौती देना, तो ललकारते हुए हिस करता है वो, हिस आप जानते हैं, स्नेक की साउंड को हम कहते हैं। हिज फॉक्ड टंग, जो टंग होती है कोबरा की, अगर आपने देखी हो वो ऐसे होती है सामने से, 2 उसमें ये होते हैं, तो इसलिए फॉक्ड कहा गया है, क्योंकि फॉक में भी अगर आप देखें खाने के लिए सामने ये होते हैं, तो उसकी जो टंग है, फॉक टंग जो है, डार्टिंग इन एंड आउट, वो डार्ट मतलब बहुत जल्दी, इन एंड आउट वो बाहर निकाल रहा था, अंदर कर रहा था, जैसे कि उसको ललकार रहा हो, चुनौती दे रहा हो मंगूस को। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, कोबरा लगभग 6 फीट का था, 3 फीट वो ऊपर उठ जाता है। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, हुड कहा जाता है जो हुडेड स्नेक होते हैं, अगर आपने देखा हो उनके जो फेस के पास का जो हिस्सा होता है वो ब्रॉड हो जाता है, फैल जाता है, ये वाला हिस्सा, इसको हुड कहा जाता है। हुडेड स्नेक मैं आपको दिखा देती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, तो वो 3 फीट ग्राउंड से ऊपर उठ जाता है और स्प्रेड कर लेता है, मतलब फैला लेता है अपने हुड को सामने वाले को। ये स्नेक कोबरा जब चलता है तब बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब ये स्ट्राइकिंग पोजीशन में आता है, ऊपर उठता है, तो ये स्प्रेड हो जाता है, इसका हुड आगे से फैल जाता है ऐसे। तो हुड को स्प्रेड, स्पेक्टिकल मतलब देखने लायक था, जो ब्रॉड हुड था उसका। द मंगूस बुश्ड हिज टेल, मंगूस भी जो उसकी टेल है उसको थोड़ा बुश करता है, हिलाता है। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसकी कमर पे, उसके स्पाइन के ऊपर जो लॉन्ग हेयर थे उसके, वो भी एकदम खड़े हो जाते हैं, मतलब वो भी अब पोजीशन में आ गया है। दो हालांकि द कॉम्बिटेंट्स हम बोलते हैं योद्धा जो होते हैं, जो लड़ रहे हैं, जो कॉम्बिटेंट्स थे, दे वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, वो अनअवेयर थे, अनजान थे कि मैं भी प्रेजेंट हूँ वहाँ ट्री के ऊपर।
दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स। लेकिन वो अवेयर हो गए, वो जान गए कि 2 स्पेक्टेटर, 2 देखने वाले और आ गए हैं वहाँ पर। वो कौन थे? वन वॉज अ मैना, एक मैना थी, एंड द अदर अ जंगल क्रो, दूसरा एक जंगली कौवा था। तो वो भी आ जाते हैं, उनके बारे में इनको पता है कि ये हमारी लड़ाई देख रहे हैं, मेरे बारे में नहीं पता। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन्होंने ये प्रिपरेशन, जो तैयारी वो कर रहे थे लड़ाई की, वो देखी। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और कैक्टस के ऊपर जाके दोनों बैठ गए, कौवा और मैना, ये देखने के लिए कि इसका आउटकम क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। कंटेंट मतलब होता है हैप्पी। अगर वो हैड दे बीन, अगर वो दोनों सिर्फ इतने में खुश हो जाते, ओनली टू वॉच, कि चलो देख लेते हैं इनको, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, तो शायद दोनों के साथ अच्छा होता। अगर वो सिर्फ देख लेते बैठ के चुपचाप, तो दोनों के साथ अच्छा होता, मतलब कि कहानी में कुछ और ट्विस्ट है। ये देखिए, ये हो रहा है अभी, ये स्नेक है, तैयार हो गए हैं एकदम दोनों लड़ने के लिए, और यहाँ पर क्रो एंड मैना बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये बच्चा है जिसके बारे में वो नहीं जानते कि वो भी उनको देख रहा है। द कोबरा स्टूड ऑन डिफेंसिव, कोबरा एकदम डिफेंसिव खड़ा हुआ है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। स्वेइंग स्लोली, स्वे कर रहा है मतलब इधर उधर ऐसे कर रहा है, फ्रॉम साइड टू साइड, कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है। ट्राइंग टू मेस्मराइज द मंगूस, मंगूस को मेस्मराइज कर रहा है। मेस्मराइज करना मतलब सम्मोहित करना, अट्रैक्ट कर रहा है। इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, कि वो कोई गलत चाल चले। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट, लेकिन वो उसके जो ओपोनेंट की जो ग्लासी अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट देम, वो मंगूस जानता है कि उसके ओपोनेंट की जो ग्लासी एकदम और अनविंकिंग, बिना पलक झपकाने वाली जो आंखें हैं, उनकी पावर, उनकी कितनी ताकत है वो जान रहा है। रिफ्यूज टू मीट देम, और वो उससे आंखें नहीं मिलाता है। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट, वो अपनी गेज को, अपनी नज़र को फिक्स कर लेता है उस पॉइंट पर, जस्ट बिलो द कोबराज हुड, कोबरा के हुड के बिल्कुल नीचे देख रहा है, वो उसकी आंखों में देख ही नहीं रहा है। एंड ओपन द अटैक, और वो अटैक को शुरू करता है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन कोबराज रीच, आगे की तरफ मूव करता है बहुत जल्दी से, जब तक आगे चलता रहता है, जब तक कि वो जस्ट विद इन कोबराज रीच, कोबरा की पहुंच तक नहीं चला जाता, मतलब जहाँ तक कोबरा उस पर अटैक कर सके। द मंगूस मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, और मंगूस ने ऐसा प्रिटेंड किया, प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, दिखाया। मूव टू वन साइड, कि वो एक साइड में कहीं मूव कर रहा है, जैसे कि मतलब वो इधर अभी जाने वाला है, ऐसा वो दिखाता है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, तभी के तभी कोबरा जो है वो अटैक करता है, स्ट्राइक करता है। द ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली, जो उसका हुड था वो नीचे की तरफ इतनी तेजी से आता है। दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस, कि मुझे लगा अब तो मंगूस को कोई नहीं बचा पाएगा। बट, लेकिन द लिटिल फेलो, लेकिन जो मंगूस था, लिटिल फेलो, जम्प्ड नीटली टू वन साइड, वो आसानी से, बहुत सफाई से एक साइड पे जंप कर जाता है, कूद जाता है। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और डार्ट मतलब बहुत तेज़ी से, स्विफ्टली, जितनी स्विफ्टली कोबरा गया था उतनी ही तेज़ी से वो भी एक साइड में चला जाता है। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और जाके उसकी बैक पर बाइट कर लेता है, काट लेता है। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और फिर उसकी पहुंच से दूर चला जाता है। तो बहुत क्विकली ये हुआ, जल्दी से वो उसके पास आया, जैसे कि यहाँ पर स्नेक था, पिक्चर में ही देख लेते हैं। यहाँ पर स्नेक है, उसके विद इन द रीच आता है जहाँ पर वो अटैक कर सके, और ऐसे दिखाता है कि वो इधर जाने वाला है। जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, दूसरी साइड चला जाता है और जाके उसकी बैक पर बाइट कर लेता है। यहाँ पर जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो भी उतना ही स्विफ्ट था, उतना ही तेज था। एट द सेम मोमेंट, उसी मोमेंट पर, दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो एंड द मैना हर्डल देमसेल्व्स एट हिम, जिस मोमेंट पर कोबरा ने स्ट्राइक किया था और उसने पीछे जाके जल्दी से काटा, क्रो और मैना जो है, हर्डल करना मतलब कूद पड़े,
hurdle themselves at him, बहुत ही फोर्स से उसके ऊपर कूद पड़े। उन्हें लगा कि शायद अब कोबरा मर जाएगा और हम इसको खा लेंगे, तो दोनों उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। ओनली टू कोलाइड हेविली, लेकिन वो सिर्फ क्या होते हैं, कोलाइड करना मतलब टकरा जाते हैं आपस में ही। इन द मिड एयर, दोनों ही बीच में ही आपस में टकरा जाते हैं। श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर, श्रीक करना मतलब होता है चिल्लाना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, इंसल्ट करते हैं एक दूसरे की। दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और कैक्टस प्लांट पे जाके बैठ जाते हैं। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टन ऑन द कोबराज बैक, कुछ ब्लड की कुछ ड्रॉप, ग्लिसन करना मतलब चमकना होता है, वैसे तो चमक रही थी कोबरा की बैक पर, उसकी पीठ पर। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, वो फिर से स्ट्राइक करता है, फिर से मिस कर देता है मंगूस को। अगेन द मंगूस स्प्रैंग असाइड, वो फिर से साइड में उछल जाता है। जंप इन, कूदता है। एंड बाइट, और फिर से काट लेता है। अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक, वो फिर से डाइव करती है उसके ऊपर, कूदते हैं स्नेक के ऊपर। बम्प्ड इनटू ईच अदर, फिर से एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं इंस्टेड। एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर से जाके कैक्टस के ऊपर बैठ जाते हैं। मतलब ये बार बार हो रहा है, फिर से दोबारा से यही होता है सेकेंड टाइम। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, तीसरी बार भी यही होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ड्रामा ज़्यादा होता है। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटर्मिन्ड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, क्रो और मैना बिल्कुल डिटर्मिन थे, बिल्कुल पक्के थे कि वो भी इस चीज़ में भाग लेंगे। डाइव्ड एट कोबरा, बार बार वो भी कोबरा पर डाइव कर ही रहे हैं। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, इस बार वो दोनों एक दूसरे को भी मिस कर देते हैं, मतलब एक दूसरे से भी नहीं टकराते, और जहाँ पे उन्हें कूदना था, डाइव करना था, उस मार्क को भी मिस कर देते हैं। जहाँ पर शायद अटैक किया होगा उसने, वहाँ पर वो कूदना चाह रहे होंगे, उसको भी, मार्क को भी वो मिस कर देते हैं। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, मैना तो उड़ गई, एंड रीच इट्स पर्च, और अपने पर्च पर वहां पर ऊपर पहुंच गई। लेकिन द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, क्रो ने क्या किया, वो बीच हवा में से वापस घूमने की कोशिश कर रहा था। वो आया, अब एक दूसरे से तो वो टकराए नहीं, तो जैसे ही क्रो आया बीच में ही, वो सोच रहा था कि मैं मुड़ के वापस चला जाऊं। एंड टर्न बैक, और वो पीछे मुड़ जाता है। इन द सेकेंड, और सेकेंडों में ही, दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, कुछ सेकंड बर्ड को ये करने में लगे, इतने में ही द कोबरा whipped his head back, कोबरा उसकी गर्दन को पीछे whip करता है, मतलब पुल करता है। एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, और पूरी फोर्स से, पूरी ताकत से उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। हिज स्नाउट, जो क्रो है उसका स्नाउट, उसका मुंह, थर्डलिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, उसकी बॉडी से मतलब थर्डल कर जाता है, पीछे गिर जाता है, मतलब इतनी तेजी से वो उसको पकड़ता है, इतने फोर्स से कि गर्दन टूट जाती है उसकी, और वो थर्डल करता है क्रो की बॉडी के पीछे। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, मैंने देखा कि जो बर्ड है, जो क्रो है, वो फेंक दिया जाता है, फ्लंग करना मतलब फेंकना, नियरली 20 feet, लगभग 20 feet दूर अक्रॉस द ग्राउंड। कोबरा को वैसे ही इतना गुस्सा आया हुआ था। इट फ्लटर अबाउट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए तो वो पंख फड़फड़ाता है। देन ले स्टिल, उसके बाद ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब शायद वो मर गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, बस मैना अब कैक्टस के प्लांट के ऊपर रह जाती है। एंड व्हेन, देखिए क्रो के साथ तो ये हुआ, पकड़ के इसने उसको दूर फेंक दिया बिल्कुल। एंड वेन द स्नेक एंड मंगूस रिटर्न टू फाइट, जब स्नेक और मंगूस फाइट के लिए वापस आते हैं, वेरी वाइसली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, और बहुत ही बुद्धिमानी से मैना सोचती है कि अब मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी बीच में। द कोबरा वॉज वीकनिंग, कोबरा अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। एंड द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और जो मंगूज है वो वॉक कर रहा है वहीं पर फियरलेसली, निडर होके। raised himself on his short legs, with the lightning snap had the big snake by the snout, वो अपने आप को रेज कर लेता है, ऊपर उठा लेता है अपने छोटे जो शॉर्ट लेग्स हैं उनके ऊपर,
और एक लाइटनिंग स्नैप से, स्नैप बोलते हैं काटने को, बिजली की तरह स्नैप करता है कहाँ पर, स्नेक के स्नाउट पर, स्नेक की गर्दन पर। द कोबरा राइथ करना यानी कि एक तरीके से झटपटाना, वो स्नेक कोबरा जो है वो झटपटाता है। लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, लैश करता है मतलब अपनी गर्दन को जोर से हिलाता है एक फ्राइटनिंग मैनर में, जैसे कि बहुत डरा हुआ हो। एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ, और अपने आप को कॉइल कर लेता, कॉइल करना यानी कि इस तरीके से गोल गोल जब स्नेक घुमा लेता है अपने आप को। अबाउट द मंगूज, मंगूज के चारों तरफ। बट टू नो अवेल, लेकिन टू नो अवेल मतलब इस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं, इससे कोई सक्सेस उसको मिल नहीं रही है। द लिटिल फेलो यहाँ पर मंगूज के लिए यूज़ किया गया है। हंग ग्रिमली ऑन, ग्रिमली मतलब बहुत कठोरता से वो उसको पकड़े रहा। अनटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, जब तक कि उसने स्ट्रगल करना, कोशिश करना बिल्कुल सीज, बंद नहीं कर दिया। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्विवरिंग लेंथ, क्विवरिंग मतलब कांपना होता है, जो पूरी लेंथ थी पूरी बॉडी को वो स्मेल करता है। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, उसके हुड से उसको ग्रिप करता है, पकड़ता है मुंह से। एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और बुशेस में उसको ड्रैग करके लेके चला जाता है। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली, मैना बहुत सावधानी से नीचे आती है। टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर। हॉप्ड अबाउट, थोड़ा हॉप करती है, फुदकती है। पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, बुश में अंदर झांकती है, पेयर करना मतलब झांकना, लेकिन दूर से, सेफ डिस्टेंस से, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड देन, और उसके बाद, विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्लू अवे, श्रिल मतलब बहुत तेज बोलती है, एक तरीके से चिल्लाती है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हो जैसे मंगूज को, फिर उड़ जाती है। सो ये थी आपकी स्टोरी, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। स्लाइटली एब्रिज्ड मतलब थोड़ा ब्रीफ में आपको ये कहानी बताई हुई है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होपफुली स्टोरी सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।